औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज एक बार फिर वो बम अवाम पर गिरा दिया गया जिसका मवाजना माजी के किसी दौर से नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि मुसलसल अगर मैं बोलता चला आऊं तो मुसलसल तारीख के औराकों को खंगाल लिया जाए, इतनी बदतरीन सूरत हाल आपको पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलेगी जो मुसलसल 3 साल से पाकिस्तानियों को देखने में आ रही है। अगर मैं बात करूं मुल्की हालात के हवाले से तो मुसलसल मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन हैं, लेकिन फिर भी अवाम पिस रहे हैं। ये अजीब ताज्जुब, अजीब मौजज़ात जो हैं वो पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं कि अगर माशी अशारिये दुरुस्त हैं, अगर वज़रा के बयानात दुरुस्त हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात दुरुस्त है, अगर हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट दुरुस्त है, तो फिर जनाबे वाला अवाम खुशहाली में क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त पाकिस्तानी मुसलसल अपनी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से पूछ रहे हैं। जनाबे वाला 22 अशिया की कीमतें इस हफ्ते भी बढ़ी हैं और ये वो 22 अशिया हैं जो कि आपके और मेरे घरों में रोजमर्रा की अशिया इस्तेमाल होने वाली हैं, जिनमें आटा, घी, तेल, चीनी, सब्जियां और वो चीजें हैं जो कि रोजमर्रा की अशिया हैं, खाने में इस्तेमाल होती हैं, जिसके बगैर ना अमीर आदमी जी सकता है ना गरीब आदमी जी सकता है। जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में देखने में आ रही है, मैं मौजूदा हुक्मरानों से मुतालिबा करता हूं कि दीवारें चीन की तर्ज पर पाकिस्तान में एक दीवार तामीर कर दी जाए और उस पर लिख दिया जाए कि जो बेरोजगारी और महंगाई से तंग है तब तक इस दीवार पर अपना सर टकराता रहे जब तक मौत का फरिश्ता उसको लेने ना आ जाए। यह सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं सियासत चमकाई जा रही है, कुछ लोग कहते हैं समाजी रहनुमा बकवास कर रहे हैं। तो जनाबे वाला खुद ही अपने इदारों की रिपोर्ट मुलाहिजा कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं किसका सर फखर से बुलंद होता है और किसका निदामत से झुक जाता है। अगर मैं बात करूं अशिया जरूरिया की कीमतों के हवाले से, 22 अशिया रवा हफ्ते भी महंगी हुई हैं और जाहिर सी बात है मौजूदा दौर है, मौजूदा हुकूमत है, तो 22 अशिया की कीमतों में 1 या 2 रुपए का इजाफा तो होता ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। यह बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूर हूं मौजूदा दौर को सामने रखते हुए, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कहने पर मजबूर हूं कि चोरों की हुकूमत में अगर एक मुर्गी के अंडे की भी बात कर ली जाए तो चोरों की हुकूमत थी, अंडा 5 रुपए, 7 रुपए और फिर 10 रुपए था। लेकिन यहां पर बकौल सो कॉल्ड फरिश्तों की हुकूमत है तो 15 रुपए का अंडा बिक रहा है। यह सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है और आज ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मैं वाजे करता चलूं कि कल का दिन छोड़ दीजिए, चले परसों पे बात कर लेते हैं। परसों प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने अवाम के सामने 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है और उसमें तमाम माशी अशारिये दुरुस्त हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, खान साहब खुदारा कुरान दरमियान अपने दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कि आपको माशी अशारिये कौन बता रहा है? अगर ये करतूत रजा बाकर साहब के हैं तो फौरन उनकी सरजनिश की जाए, उनसे पूछा जाए कि जनाबे वाला माशी अशारिये दुरुस्त हैं तो तमाम महकमों के बाहर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बाहर ये बड़े बड़े बोर्ड आवेजा हैं कि यहां पर भर्ती बंद है, खुदारा रोजगार मांगकर शर्मिंदा ना करें। यह सूरत हाल पाकिस्तान में मुसलसल देखने में आ रही है। लोग कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, तो जनाबे वाला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज का स्टेटमेंट है कि चारों तरफ से अगर कोई हमलावर हो जाए तो मायूसी फैल जाती है और यही मायूसी पाकिस्तान के मौजूदा माशरे में फैल चुकी है। अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा तबके की, परेशान है। अगर मैं बात करूं कारोबारी तबके की, परेशान है। अगर मैं बात करूं दिहाड़ीदार तबके की, परेशान है। तो जनाबे वाला फिर कौन सी खुशहाली और कौन सी पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल है जिससे हम कह सकें कि मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना तो छोड़ें, चले बहना तो बहुत दूर की बात है, अगर उनकी खुदाई भी शुरू हो चुकी होती तो हम मान लेते कि पाकिस्तान के अंदर माशी अशारिये दुरुस्त है।
माजी की हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। जनाबे वाला, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, माजी की हुकूमतों से लेकर आज के मौजूदा दौर तक 3 साल में माजी का कचरा साफ नहीं कर सके और मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर टिक्का के कलाटियां मारी जा रही हैं। यह सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। एक दौर था, और यह मिसाल भी आजकल पाकिस्तान में जबान ज़द-ए-आम है कि जी एक वक्त ऐसा भी था कि एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। लेकिन आज 12 अफराद अगर किसी घर में परवरिश पा रहे हैं तो 12 के 12 कमाने पे लगे हुए हैं और फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता। गरीब लोग मुसलसल एक बात का इंतजार करते हैं कि अब बिजली का बिल आने वाला है, अब गैस का बिल आने वाला है, और अब किराया नहीं दिया तो मकान मालिक का परवाना भी आ जाएगा कि जनाबे वाला घर खाली कर दीजिए, बहुत हो चुका। अब इस सूरत हाल के अंदर गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी किस तरफ जाए, गरीब आदमी किसका दरवाजा खटखटाए? अगर यही सूरत हाल, यही महंगाई का आलम पाकिस्तान के अंदर मुसलसल चलता रहा तो आगे गुजारा करना मुश्किल तो बहुत दूर की बात है। अब नामुमकिन की भी बात की जाए तो वो भी मुमकिन नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मावने खुसूसी हैं वजीर आला सिंध के वीर जी कोहली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताइएगा सर, मौजूदा दौर के अंदर ये सूरत हाल और दावे किए जा रहे हैं कि अगले 5 साल भी हमारे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपना मौक़िफ़ बयान करने का। देखें, कोई भी हुकूमत होती है उसकी जो पॉलिसी होती है ना, वही जो है ना मुल्क पे डिपेंड करता है कि महंगाई और इन्वेस्टमेंट बाहर से इधर उधर साथ, तो ये सारा जो वक्त के जो हुकूमत होती है उसकी जो पॉलिसी होती है ना, उसी के उस पर होता है कि इन्हिसार होता है कि किस तरह आपने आगे जाना है। तो जिस तरह इनकी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी से लेके और फिर IMF के पास पहले उन्होंने कहा कि IMF से नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे, खुद को गोली मार देंगे, और फिर उस वक्त जाना पड़ा क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं था। लेकिन वो उस वक्त चले गए जब उनको वो सारी शर्तें माननी पड़ी जो पाकिस्तान की तारीख में से पहले IMF के साथ इस तरह के मुआहदे नहीं हुए थे। इसी तरह उन्होंने जो भी बात करते थे, अब देखो ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को हकीकत नहीं बताते। आपको याद होगा एक वफाकी वज़रा ने आके कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इतनी नौकरियां आने वाली हैं, इतनी नौकरियां आने वाली हैं, अगर नौकरियां ना आए तो मेरा टिक्का बोटी कर देना। इतना ही लोगों को गुमराह करते हैं, हकीकत नहीं बताते, और जब हम बताते हैं तो फिर अगले दिन नेब का मसला आ जाता है, फिर वो हम मुल्क के भी गद्दार हो जाते हैं, हम जो है वो पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। तो ये इस तरह नहीं चलती हुकूमत। हुकूमत को सच बोलना होता है, लोगों को अपनी जो भी नाकाम पॉलिसीज होती हैं, जो भी चीजें कर रही होती हैं, वक्त के साथ साथ हो रही होती हैं, वो हकीकत लोगों को बताना पड़ती है और हकीकत लोगों के सामने बयान करना पड़ती है। अच्छा कोहली साहब, मैं एक बात यहां पर यह भी पैदा होती है सर कि अगर मैं किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मौजूदा मेंबर या फिर किसी रुकन से बात करूं कि जी महंगाई क्यों है, वो कहते हैं जी माजी की हुकूमतों ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई, सारा कचरा हम पे गिराया। सर आपने ऐसा क्यों किया, जुल्म इतना? मेरे भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब पाकिस्तान मिला था, हम तारीख में थोड़ा बहुत स्टूडेंट ज़ाहिर तारीख के तालिब इल्म है, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी कहा था कि मुझे इतना बुरे तरीके में पाकिस्तान मिला, मैं कैसे संभालूं, उन्होंने खड़ा करके दिखाया। उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो पाकिस्तान टूट चुका था, आधा बांग्लादेश अलग हो चुका था। लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसी मुल्क को एटमी ताकत भी दे दी, पाकिस्तान का आइन भी दे दिया, और इस्लामी क्या कहते हैं मुल्कों का इत्तेहाद भी बना दिया। और वो जिस तरह उन्होंने बैनुल अक़वामी इदारों के सामने सर फखर करके जिस तरह मुल्क की नुमाइंदगी की, उसके बाद आप देखें कि ज़ियाउल हक का पूरा जो 10-11 साल का दौर, और उसके बाद शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क मिला, तो एक जुमला आपने उसके मुंह से सुना था कि देखो 11 साल का जो बदतरीन दौर, जिसमें लाखों लोगों को जेलों में, कोड़ों में सजाओं, फांसियां, पॉपुलर लीडर को फांसी हुई, उसके बावजूद मोहतरमा के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था कि मुझे इस हालात में मिला। और ये 3 साल के बाद आके कहते हैं कि भाई देखो जो हुकूमत में आता है उसकी पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या क्या हो रहा है। भाई तुम पता नहीं था तो फिर इतने आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे थे, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि हमारे पास ऐसी टीम है कि आएंगे और फिर वो लेकर उड़ जाएंगे, इतने इतने
तो सर उनके बयानात, वीर जी कोहली साहब माजरत के साथ, उनके बयानात तो अब भी तब्दील नहीं हुए सर। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि बहुत खुशहाल मुल्क है। और अगर सही मानों में रजा बाकर साहब के स्टेटमेंट देख लिया जाए, फवाद चौधरी साहब का देख लिया जाए, असद उमर साहब का देख लिया जाए, किसी का भी देख लिया जाए, नाम लेके या नाम से जो है वो हटकर भी अगर मैं बात करूं तो जी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि वो कह रहे हैं 3 साल कारकर्दगी, हम मुतमईन हैं, अवाम मुतमईन है। देखें, हम कहते हैं भाई कश्मीर का मसला, जाहिर है कश्मीर का जो इशू है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के दिलें धड़कती हैं कश्मीरी यकजहती में, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि भाई देखो इंडिया ने इतना बड़ा, उसको हिम्मत कैसे हुई, इसको कैसे जरूरत हुई कि उसने उसका आईनी जो उसकी स्टेटस था वो चेंज कर दिया। तो वो कहता है कि तो फिर मैं क्या करूं, मैं जाकर अटैक कर दूं। तो यार 72 साल एक मूवमेंट चली, एक तहरीक चली है, आप लोगों को साथ बैठे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि देखो जिस तरह चल रहा है, आप हमें जेल में डाल दिया, झूठे केस दाखिल कर दिए, इंतकामी कार्रवाई कर दी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मान लिया कि भाई नेब जो है वो सियासी टारगेट जो लोगों आप उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब ने कहा कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए आए हम सब बैठकर मिलते हैं, तो मिलकर आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तो देखो एनआरओ मांग रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि ये रियासत के खिलाफ दुश्मनी है, आप इस तरह नहीं कर सकते। इनके रवैये आप देखें ना, आप मुल्क का जो 70% रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिंध से होता है, लेकिन एक वजीर आजम की सीट पे बंदा किसी तरह बैठा, उस बहस को छोड़ दे, लेकिन एक बंदा जो वजीर आजम की सीट पर बैठा है वो कहता है कि सिंध मेरे पास नहीं है। भाई तुम मुल्क के वजीर आजम हो, तुम किस मुंह से कहते हो कि सिंध तुम्हारे पास नहीं है? तो जब इस तरह के रवैये आप उन सूबों के खिलाफ रखते हो जहां पर सिर्फ इस बहस पे कि हुकूमत किसी और जमात की है, और वो सूबा जो 70% रेवेन्यू देता है हुकूमत सिंध को, पाकिस्तान को, तो ये इस तरह के जो रवैये हैं उसका नतीजा फिर यही होगा ना मेरे भाई। तो वीर जी कोहली साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि 72 साल एक तहरीक चली, सर वो तहरीक याद है आपको जिसका आप भी हिस्सा बने थे, जो कि महंगाई के खिलाफ आप लोगों ने चलाई थी, जिसका नाम आप लोगों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा था? वो तो सर 72 दिन भी नहीं चला सके आप लोग, और बात कर रहे हैं कि आप लोग महंगाई के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा हैं। देखें उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात किस मौक़िफ़ पे रही जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से क्लियर और साफ मौक़िफ़ है कि जो इस्तीफे हैं वो सिर्फ आखिरी ड्रोन साबित होंगे, वो सिर्फ आखिरी वो करना था हमने। उससे पहले जाहिर है बाकी सारी स्ट्रेटजी होती है, एक सियासी जमात को होती है, लेकिन उन्होंने जिस बात पे इख्तलाफ किए कि नहीं आप पहले रिजाइन करें उसके बाद आके मूवमेंट चली जाओ, हमने रिजाइन नहीं किए तो उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ के अलग जाते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने सारे वही काम किए। वो इलेक्शन आप देखें, कश्मीर के इलेक्शन देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देखें, आप पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीनी इलेक्शन है वो सारे देखें, उसमें उन्होंने जीते भी सही, लेकिन हमारा उस मौक़िफ़ को उन्होंने उस वक्त पीडीएम में नहीं माना, लेकिन उसके बावजूद उसी मौक़िफ़ पर आज तक वो कायम है। आज तक उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन में भी इसे लिए हैं, कश्मीर के इलेक्शन में लिए, बाकी इलेक्शनों में इसे लिए, और सीटें भी जीती हैं। जब सीट जीत जाते हैं तो फिर वो मौक़िफ़ हमारा साबित हुआ है ना, हमारा मौक़िफ़ सही साबित हुआ। तो वीर जी कोहली साहब जरा बता दें सर, फिर प्लेटफॉर्म क्या रह गया? अगर यही महंगाई, यही सूरत हाल, यही बेरोजगारी, यही मईशत की बदहाली रहेगी तो फिर प्लेटफॉर्म क्या रह गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आवाज उठाने के लिए? सर नहीं, पीपल्स पार्टी खुद एक प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे इनकी तरह रातों रात नहीं बनी है, उसमें जो है वो उधर उधर के मांगे तांगे की लोग नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोसेस से चली है और हर दौर में हर बड़े बड़े डिक्टेटर का मुकाबला करते हुए चली है, और उसको इस हालात से लड़ना आता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं उनकी एक ही उम्मीद है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और हमें उम्मीद है कि इसी जिस नजरिए के साथ हम चल रहे हैं उसी नजरिए के साथ इनको हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे और पाकिस्तान को इस हुकूमत से जान छुड़ा के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। सर 2 साल ही तो रह गए, 3 साल से आप लोग आवाज उठा रहे हैं सर, 3 साल से आप लोग कह रहे हैं जान छुड़ाएंगे जान छुड़ाएंगे। जो लोग जान छुड़वाना चाहते हैं सर, उनकी उम्मीदें आप लोगों से काफी ज्यादा वाबस्ता है सर, लेकिन वो लोग भी देख रहे हैं कि 3 साल में आप लोग कुछ नहीं कर पाए सर, तो आगे 2 साल में भी हंसते खेलते निकल जाएगा। देखें 2-3 ऐसे मौके आए थे जहां पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको साथ देती तो हो सकता है कि इनकी अभी तक हुकूमत ना होती, लेकिन यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इलीगल और गैर पार्लियामानी और गैर आईनी किसी भी उस गेम का हिस्सा नहीं बन सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक जमहूरी प्रोसेस को फॉलो किया है और उसी के साथ मुकाबला किया है, तो हम एक आईनी और जमहूरी प्रोसेस में रहते हुए इनका मुकाबला करेंगे। हम किसी ऐसे गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। बता दें सर, क्लियर कर दें किस तरह आइन और कानून के अंदर रहते हुए किस तरह मुकाबला किया जाएगा, ये भी बता दें सर, क्योंकि सड़कों पर आने वाली तहरीक के मूड में नहीं है आप लोग।
नहीं, वो पहले भी देखे, जब धरना लगा था उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ था, हालांकि उस वक्त हम पीडीएम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद हमने ये कहा था कि नहीं, हम धरने की सियासत हम नहीं करेंगे, क्योंकि धरने की सियासत में पाकिस्तान को नुकसान दिया है और उसमें उसके वो हमारे हक में नहीं है। तो हम ऐसा कोई मौका नहीं देंगे कि कल कोई और इदारा उंगली उठाए पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सियासत करना नहीं आती और वो गैर आईनी तौर पे और गैर जमहूरी तौर पर मुल्क या हुकूमतें गिराने की बात करते हैं, उसमें मुल्क का नुकसान होता है। हम उन पीटीआई के उसमें से नहीं है जब हम अपोजिशन में हो और फिर हम रियासत के खिलाफ बगावत की बात करें, क्योंकि जब पीटीआई मुखालफत में थी और अपोजिशन में थी तो उस वक्त उन्होंने बिल ना देने के और अपने हाथों से बिल जलाना और सिविल नफरमानी होती है कि आप किसी मुल्क को टैक्स ना दो, जो मुल्क को टैक्स देगा ये वो, देखो ये रियासत के खिलाफ बगावत होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा जमात है, वो कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जिससे मेरी रियासत को नुकसान पहुंचे। अच्छा वीर जी कोहली साहब, आपका ताल्लुक भी कानून से है, जरा मैं चाह रहा हूं सर कि एक कानूनी मौकिफ भी आप दे ही दें सर, कि अगर कोई हुक्मरान झूठ बोल रहा हो, कि अगर वो बोल रहा हो मुल्क में महंगाई नहीं है और महंगाई मौजूद हो, तो सर हुक्मरान के ऊपर कोई आइन का आर्टिकल या फिर कोई कवानीन के मुताबिक कोई दिफात नहीं लग सकती? भाईजान देखना पड़ेगा कि वो हुक्मरान जो झूठ बोल रहा है वो किस जमात से है। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और किसी और जमात से होगा तो वो 2 मिनट में नाअहल भी हो जाएगा और वो झूठ साबित भी ना हो, लेकिन वो एक लेटर ना लिखे तो वजीर आजम नाअहल हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, और वो उसने कत्ल ना भी किया हो तो 2 सेकंड के अंदर वो फांसी भी चढ़ जाएगा, वो सारा हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि किस जमात से है। अब इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उसका क्राइटेरिया ये है कि जो पीटीआई के जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके पीटीआई की तरफ चला जाए तो वो दूध का दुल्हा, वो कल जो दहशतगर्द और कातिल थे वो फिर 2 सेकंड में नफीस बन जाते हैं, और कल जिनको चपड़ासी नहीं रखना था वो फिर होम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये जो उनका जो क्राइटेरिया है ना वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी किसी और अपोजिशन पार्टी से है तो फिर वो उसके लिए सजाएं भी हैं, उसके लिए सारा कुछ है और कानूनी तरीकेकार भी मौजूद है। ठीक है। और जो पीटीआई में चला जाता है जी वो फिर दूध का दुल्हा और नफीस बन जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह है कि कवानीन भी मौजूद हैं कि अगर कोई इस बात से डिनाई कर रहा हो कि महंगाई मौजूद हो, लेकिन वो बोल रहा हो महंगाई नहीं है, अगर उसका ताल्लुक किसी ऐसी जमात से होगा जो कि मौजूदा हुक्मरान जमात हो, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। लेकिन अगर इसी किस्म की गलत बयानी या झूठ का सहारा ऑपोजिशन जमात का कोई रुकन लेता है तो नाअहली भी हो जाएगी और उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। माशी अशारिये दुरुस्त लेकिन महंगाई में इजाफा, यह आज का पॉइंट है। अवाम इसी को सुनना चाहते हैं और इसी को देखना चाहते हैं कि क्यों है। अगर माशी अशारिये दुरुस्त हैं तो फिर मुल्क में खुशहाली आनी चाहिए, लेकिन माशी अशारिये दुरुस्त हो और मुल्क में बदहाली आ रही हो तो मेरी नजर में यह मौजज़े से कम नहीं है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और महंगाई बढ़ रही है, इस पर बात हो रही थी। वीर जी कोहली साहब ने कहा पॉलिसीज खराब थी जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जाहिर सी बात है मौजूदा हुकूमत है, वो इस पर अपना क्या मौकिफ रखते हैं। जलाल बिचलानी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब बताइएगा सर, इतनी महंगाई और उसके बाद फिर भी 5 साल दोबारा हुकूमत मिलने के दावे, सर माइक ना लगा हुआ हो तो मैं खड़े होकर सलामी पेश करूं आपके इस कॉन्फिडेंस पर। जी, हमारी हुकूमत अगर एक चीज के ऊपर सब्सिडी नहीं दे रही है और आपको असल हकीकत दिखा रही है, आपको ड्रामाई अंदाज में आपकी लाइफ को नहीं गुजारना चाहती हो। आज आप देखें कि हमारी 3 साल कारकर्दगी में अभी हमें 3 साल मुकम्मल हुए हैं, जो इस वक्त हमने इकनॉमी का रेशो जो हम आप लोगों के सामने है, जो नैब की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है, टैक्सेस की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जब आप एक छोटे जनरल स्टोर पे आपके सामने है सर। मेरे भाई देखें, बात यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बात यह हमें भी पता है, हमें भी एहसास है कि क्लियर कर दें सर, किसको खोना पड़ता है? यहाँ तो सिर्फ आवाम ने खो दिया सर, क्लियर कर दें।
देखें मोहम्मद अली साहब, बात यह है कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहता हूं कि अगर आप एक छोटे जनरल स्टोर पे जाते हैं ना, जी जी, तो वहां से अगर आप एक पैकेट लेते हैं ना ऑयल का, वो 310 रुपए का मिल रहा है 1 लीटर का। अच्छा वही पैकेट अगर आप लेने जाएंगे सुपर स्टोर पे तो वो आपको 350 रुपए का मिलेगा। अच्छा। तो भाईजान होलसेल के ऊपर अगर आप एक चीज परचेज कर रहे हैं तो वो होलसेल रेट पे मिलेगी ना। आप सेक्टर वाइज कितने लीटर की बात कर रहे हैं आप, जरा जलाल साहब बताइएगा, कितने लीटर का ऑयल का पैकेट बात कर रहे हैं सर? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, एग्जांपल दे रहे हैं, मैं समझे शायद आपको वाकई रेट्स पता है। नहीं, रेट तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजों का पता है। इस वक्त हम 20 किलो आटे की थैली जो है वो 840 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा। आप मियां साहब के दौर में कितने की थी सर? सर मियां साहब के दौर में मानते हैं कुछ सस्ती थी, लेकिन मियां साहब ने मुल्क की हालत जो की हुई थी वो भी देखी थी आपने। आज आपका जो जिस टाइम हमें हुकूमत मिली थी, जी जी। आपको ये पता है कि आपके ऊपर आपके रेमिटेंसेस कितने बाकी थे, आपके पास रिजर्व में क्या मौजूद था, आपकी इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी? तो सर अभी आप मुझे बता देना सर, मैं आपसे जो है वो मैं तबर्रा करता रहूंगा, आप कसीदे पढ़ते रहेंगे, बात यही खत्म हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं सर क्लियर कर दें थोड़ा सा। सर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप बात करें। 20 लाख अरब डॉलर आपके ऊपर कर्जा था। आज की तारीख में आप पे कितना कर्जा है ये आपको पता है? सर मुझे तो ये पता है कि 30,000 अरब की बात की गई थी और बाद में वो 30,000 अरब जो हैं वो 43,000 अरब पे पहुंच गए थे खान साहब की हुकूमत में महज 3 साल के अंदर। अब आ जाए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो कर्जा आपने बाहर मुल्कों को देना था, इस वक्त आपका रेशो कम से कम इस वक्त ना करके 50% पे हम ले आए। अब आप थोड़ा सा हौसला तो करें। आप लोग हमसे हिसाब मांगते हैं, हमसे महंगाई का वो करते हैं तवक्को। आप ये बताएं, मुझे ये बताएं कि पिछले 15 सालों के अंदर नैब की रिकवरी क्या थी? 290 अरब रुपए। अच्छा। और हमारी 3 सालों के अंदर इस वक्त तक अगर आप हिसाब करें तो 590 अरब रुपए हम रिकवर कर चुके हैं इन 3 सालों में, चोरों से, डाकुओं से। अच्छा। जिन्होंने इस मुल्क को नोच के खाया है। अगर आप घंटे का हिसाब करें तो सवा दो करोड़ रुपए हम जो है वो रिटर्न दे रहे हैं आपके मुल्क को एक घंटे के हिसाब से। अच्छा जलाल साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। मैं जरा मुआशी तज्जियाकार को भी गुफ्तगू में जो है वो शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि मुआशी अशारिये काफी अच्छे हैं। फिर दोहराऊंगा, आवाम की हालत अच्छी नहीं है। शहरोज लोधी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत शुक्रिया शहरोज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा सर, अगर देखें आप भी एक कारोबारी शख्सियत हैं, मुझे ये बता दें सर कि अगर हालात अच्छे हैं तो फिर तमाम ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बाहर भर्ती बंद है का वोट क्यों लगा हुआ है? दूसरी बात, अवाम की हालत इतनी बुरी क्यों है? क्योंकि मेरा टोटल पॉइंट आज ये है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअल में मुझे आपकी आवाज़ बड़ी स्लो सुनाई दे रही है, और अगर ये आवाज़ थोड़ी बढ़ जाए तो ताकि मैं अपना जवाब जो है। जी शहरोज भाई, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी मुझे स्लो आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं सर महंगाई के हवाले से। सर आज जो है वो रिपोर्ट जारी हुई है, 22 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन 3 साल कारकर्दगी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में शादियाने बजाए गए हैं। देखें सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब ये जो हुकूमत है पीटीआई जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो क्योंकि हम तो देखें एक बिजनेसमैन हैं, हम एक माशी तज्जिया निगार हैं, तो मैं अगर आपसे बात करूं तो इनका जो मंशूर था उसमें कुछ पॉइंट्स थे। एक क्राइसिस इन गवर्नमेंट था, फिर इनका ये था कि हमें कौमी अखराजात जो बिल्कुल वाज़े बढ़ रहे थे वो हमने ठीक करने हैं, फिर बिजली के चोरी का और सर्कुलर जेट जो हम पे अजाब बना हुआ है हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर वो ठीक करना है, फिर जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है हमने वो ठीक करनी है। अच्छा, इनके मंशूर में सबसे अच्छी बात ये थी जो मैंने पीपल्स पार्टी और PMLN के मंशूर मैंने देखी, इन्होंने उस मंशूर में इसका सोल्यूशन भी बताया था कि भाई ये मसले मसाइल हैं और इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जब ये हुकूमत बरसे इक़्तिदार में आई तो इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया और अपनी पॉलिसीज़ इतनी कोई गलत डायरेक्शंस में इन्होंने लगाई कि उसका खमियाजा अभी तक डिफरेंट चीज़ों में हमें भुगतना पड़ रहा है। देखें, बात अगर हम शुरू करें कि आप कह रहे हैं कि जो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं लाइक टमाटर, सब्ज़ी की जितनी भी आप चीज़ें ले लें, देखें बात इसमें ये होती है कि जो ज़राअत की जो चीज़ें होती हैं उसमें आपका आड़ती इन्वॉल्व होता है। जो ग्रोवर होता है देखें उसको तो उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा होता, दरमियान में जो आड़ती होता है वो कमीशन अपना बेस करता है, वो पावरफुल होता है, वो क्या करता है, वो आपके डिफरेंट जितनी भी फसल आपके ग्रोवर ने उगाई होती है उससे ख़रीदता है और उसको मार्केट में जाकर बेचता है। अब वो जिस प्राइस पे भी जाकर बेचे, मिसाल के तौर पे वो कोई चीज़ आपकी अगर 10 रुपए में ख़रीद रहा है, अब वो उसके ऊपर है वो 18 में बेचे, 20 में बेचे, 25 में बेचे, वो बादशाह है। तो बात ये है कि ये जो कमीशन ब्रोकर्स थे, आड़ती थे, डिफरेंट जो आपके फ्लोर मिल्स हैं, आपकी शुगर की जो मिलें,
आप लोग ने ये करना था कि ये जितने भी आप लोग के ब्रोकर थे, क्या आप लोग ने इनको इनके ऊपर लगाम डाली? अगर नहीं डाली तो बात देखें, बात ये है ना कि ये दूध ले लें, गोश्त ले लें, जितनी भी आपकी जो हमारी रोज देखें, मजदूर जो होता है ना, जी जी। उसको दूध लेना है, उसको गोश्त लेना है, उसको सब्जी लेनी है, उसको चिकन लेनी है, वो इससे सरोकार रखता है। वो ये सरोकार नहीं रखता कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई, कितनी मुल्क से आपकी स्टॉक का क्या पॉइंट्स हैं, क्या आपकी ट्रेडिंग हुई, क्या आपकी दूसरी चीज़ें हैं। वो सरोकार रखता है कि यार मेरी मैं जो आम ज़रूरत की जो चीज़ें ख़रीद रहा हूँ, क्या उनकी प्राइसेस कम हुई। तो बात यह है कि वो प्राइसेस कंट्रोल में जब आएंगी कि जब आप ये जितने भी ब्रोकर्स हैं आपके, आप इनको लगाम डालेंगे। वो आपकी लगाम नहीं। दूसरी चीज़ जो आपकी बिजली की कीमतों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो आप इजाफा कर चुके हैं, वो आपकी सर्कुलर डेट से आया। देखिए, पाकिस्तान की मईशत में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, जी जी, वो आज से नहीं, वो जब से हमने अपनी क्या कहते हैं होश संभाले, हमने एनर्जी सेक्टर का मसला देखा है और हमने इनके मंशूर में उस एनर्जी सेक्टर का सोल्यूशन भी देखा था। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि 1150 अरब डॉलर सर्कुलर डेट था पीटीआई को, जो मुस्लिम नवाज से मिला था, जो आज अगर हम 30 जून 2021 पे बात करें तो 100% इंक्रीज के साथ 2327 अरब तक पहुंच चुका है। ठीक है शरोज भाई, मैं जरा उनका भी पॉइंट ले लूं सर। जलाल साहब जरा बताइएगा सर, क्योंकि बार बार आपके मंशूर का जिक्र शरोज भाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा सर, मंशूर के अंदर जो चीजें थी सर, थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थी हो गई। अब बता दें सर कि आप लोगों ने वहां हल बताया था, इंप्लीमेंट नहीं कर सके आप। अब मैं आपको एक इस वक्त छोटी सी एग्जांपल आपके शहर की, आपके कराची की ये दे दूं आपको कि अगर फेडरल अगर आप लोगों को सपोर्ट ना करे, अगर 2 दिन के लिए हम लोगों के पास से वैक्सीनेशन लेट हो जाती है ना, तो आप लोग इस वक्त उस पोजीशन पे भी नहीं है कि आप लोग वैक्सीन खरीद सकें अपनी। हमने चारों सूबों में बराबरी का हिस्सा दिया है, हर एक सूबे को बराबर किया है। और भाई हमारे बिजनेसमैन है, भाई बिजनेस की बात कर रहे हैं। आपको पता है इस वक्त इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है? इस वक्त 100% पे जा रही है इंडस्ट्रीज मेरे भाई। इस वक्त आप कौन सी इंडस्ट्री सर? मैं चाहूंगा पर्टिकुलरली एक दो नाम भी बता दें सर। बताता हूँ ना, मैं आपको भी बता रहा हूँ भाईजान, आप तो सही मोहम्मद अली साहब, थोड़ा सा हौसला रखें। इंशाल्लाह ये देखें 2021 की आप सिर्फ अगर ये जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है इस वक्त पोजीशन, सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल आउट 2021 में भी हैं। आप अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाएं तो आपकी जो पोजीशन है सीमेंट की, आपकी सरिये की, आपकी रेत पटरी की, आप जाके सिर्फ उसका काम देखें कि जाके आपको हर चीज के अंदर, जब एक कंस्ट्रक्शन की आपकी फील्ड के अंदर हर चीज जरूरत होती है मेरे भाई। घर जब आप बनाने जाते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही होती है, उसके अंदर आपकी वायर्स भी यूज हो रही हैं, आपका वुड भी यूज हो रहा है, आपकी जो है वो सीमेंट भी यूज हो रही है, सरिया भी यूज हो रहा है। इसी तरह सारी चीजें आप चेक करें, आप 2021 का रेशो निकालें और 2018 का रेशो निकालें। गाड़ियों वाले रो रहे थे बेचारे। जलाल साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा सर। बात दरअसल यहां पर यह है कि एक दिहाड़ीदार तबका या एक 15,000 20,000 पे नौकरी करने वाला जो तबका है ना सर, ना वो गाड़ी खरीद सकता है और ना उसकी अभी इतनी हैसियत है कि वो किसी बुलंदोबाला इमारत के अंदर कोई फ्लैट बुक करा सके। अब जरा नॉर्मल रूटीन की तरफ भी आ जाए सर। मैं अंडे और दूध लेके निकला था, आप लोगों ने बिल्डिंगों पर चढ़ा दिया सर। आप मुझे ये बताएं कि ठीक है हम समझते हैं जी, आपने कहा जी दिहाड़ीदार तबके को, आपको ये पता है कि कोरोना पूरी जलाल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। हमारा गरीब तबका जो है वो अगर मैंने प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया तो हमारा जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रेड़ीबान लोग हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, वो क्या करेंगे? आप मुझे ये बताएं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर बैठ के बातें करना आसान है। इस पोजीशन में हम 3rd नंबर पर आए हैं कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, हमने एहसास प्रोग्राम के थ्रू 144 अरब रुपए हमने बांटे हैं और उसमें हमने कोई फर्क नहीं किया कि ये सिंध है, ये पंजाब है, ये बलूचिस्तान है या ये फेडरल है। हमने सबको बराबरी का 12-12 हजार रुपया देना, मुंह से बोलना आसान है, ठीक है। लेकिन जलाल साहब पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस भी अपना दोनों हाथों से सर पीटता होगा कि ये कैसी हुकूमत है, हर चीज मुझ पर डाल देती है। नहीं देखें मेरी बात सुने, आज से पहले कभी कोरोना आया था? ये हम लोगों की हिम्मत है कि हमने इतना स्मार्ट लॉकडाउन करके अपनी इकोनॉमी को भी नहीं गिरने दिया, हमने अपने लोगों को भी महसूर नहीं कर दिया, एक कमरे में बंद नहीं कर दिया। अच्छा। क्योंकि हमें पता था कि कोरोना से वो बाद में मरेगा, भूख से वो पहले मर जाएगा। बिल्कुल। अगर हम उसे कमाने नहीं देंगे तो मेरे भाई इन सब चीजों को अगर आप बैलेंस करें, इन सब चीजों को अगर आप देखें, आप ठीक है मैं मानता हूं आपकी रूटीन की चंद चीजें जो हैं इंशाल्लाह हम उस पर भी इन 2 सालों में पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बेहतर से बेहतर इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का मसला आपके मुल्क का इतना बड़ा था,
पानी के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर। भाईजान 36 महीने गुजरे हैं हमें अभी। अच्छा, अगर आप 36 महीने काफी नहीं है सर। 36 मेरे भाई 36 महीने जो लोग अपने साथ वो करते थे, बंदर बांट करते थे, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, जिन्होंने 5-5 साल गुजारे, उनसे कभी हिसाब मांगे ना, उनसे पूछे कि इस मुल्क का क्या हाल किया आप लोगों ने। हमने ऐसा मुल्क दिया था आप लोगों को। अच्छा, तो सर उसके लिए नैब तो मौजूद है। खैर शहरोज साहब से मैं जरा तो नैब कर रही है ना हिसाब किताब, नैब हिसाब किताब दे रही है ना। ठीक है, जरा शहरोज भाई कोई कमेंट करना चाहेंगे सर इसके ऊपर आप? शहरोज भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जलाल साहब अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे होंगे, जो इनके सामने फिगर्स होंगी वो उनकी बेसिस पे कर रहे होंगे। मैं आपको इस पे देखें इंडिपेंडेंट ओपिनियन दूं। देखें, अगर बात की जाती है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, ऑब्वियसली एमनेस्टी स्कीम्स दी गई, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और इसको कॉर्पोरेट सेक्टर का दर्जा देके इसके अंदर बूम आया। अब सवाल ये बनता है कि क्या आपको ये पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक आप स्टील ले लें, लाइक आप सीमेंट ले लें, लाइक आप बजरी ले लें, लाइक आप रेती ले लें, लाइक आप चुनाई ले लें, आपको ये पता है कि स्टील का हफ्ते बाद अगर स्टील का आप रेट मालूम करें तो उसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार पर टन के हिसाब से डिफरेंशियल आ रहा है। सीमेंट का अगर आप बोरी उठा के देख लें तो उसमें आप महीने के हिसाब से अगर उठा के देखें तो उसमें कोई 8 से 10 रुपए का डिफरेंशियल आ रहा है। सीमेंट अपना बजरी का अगर आप डंपर उठा के देखें तो उसमें आपको 1200 से 1400 पर डंपर का डिफरेंशियल आता है। तो भाई बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों को लेके नहीं चलेंगे, मतलब देखें, आप कंट्रोल तो आप लोगों ने करना है ना, कंट्रोल सीमेंट फैक्ट्री वाले ने थोड़ी करना है। उसने तो जितनी की अपनी सीमेंट बनानी है उसने तो अपने रेट पे बेचना है। कंट्रोल तो आप लोगों ने रखना है ना। देखें, दूसरी चीज ये बात करते हैं कि अगर आप जैसे बिजली की जैसे बात मैं आपसे कर रहा था जी, देखें, सर्कुलर डेट अगर आप लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं ना कि बिजली के रेट्स को आप, अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री चल रही है, ओब्वियसली इंडस्ट्री चल रही है, अगर आपकी एक्सपोर्ट ही अल्लाह ना करे नहीं चलेगी तो आप कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, इस मुल्क पे क्या लगाएंगे? लेकिन शहरोज भाई एक पॉइंट उनका भी दुरुस्त है ना सर कि जो पैंडेमिक की सूरत हाल पूरी दुनिया में थी सर, सब जगह कारोबार बंद हुआ, पाकिस्तान में बंद नहीं होने दिया, सनतकारों ताजरों का कारोबार चलता रहा, दुकानें चलती नहीं। देखें, बात वो नहीं है। देखें, कोरोना में अगर आपने कारोबार को चलते रहने दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो क्रेडिट पीटीआई को बिल्कुल जाना चाहिए, आपको बिल्कुल जाना चाहिए, मैं इसको मना ही नहीं करता। बात देखें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग की जो मेन जो आप लोग ने अपने मंशूर में लिखा है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करेंगे, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को आप कंट्रोल करेंगे, आप लोग अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करेंगे, वो कहाँ है? आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की अगर बात करें ना भाई, तो इस वक्त एसओईस के कर्जे जो हैं वो 2000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। ये अगर आप टैक्स ईयर की अगर किसी को टैक्स ईयर कलेक्शन की अगर फिगर पता हो तो भाई उसका आप लास्ट जो आपका ईयर गुजरा है उसका आप मवाजना कर ले तो उसका 45% बनता है। लेकिन ना आपने इसकी नचकारी की, ना आपने इसमें रिफॉर्म्स किए। आप कहते थे कि आप इसको फर्स्ट डे से लेके चलेंगे, प्राइवेटाइजेशन इसकी तरफ लेके जाएंगे, रिफॉर्म्स करेंगे इसके अंदर। आप मुझे ये बताएं कि प्राइवेटाइजेशन कितनी हुई, कितने इदारे रिफॉर्म्स पे चले, कितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हुई, कितनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के अंदर रिफॉर्म्स आ गए। देखें, आपने इस पैसा इस मुल्क से ही कमाना है और इस मुल्क के लोगों पे ही लगाना है। अगर आप कोई अपना एहसास प्रोग्राम चलाएंगे बहुत अच्छी बात है, अगर आप यूथ को कोई अपना कोई टेक्निकल वर्कशॉप दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि आप उस खजाने से ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना यूथ को। एहसास प्रोग्राम अगर आप 12,000 दे रहे हैं तो खजाने से ही दे रहे हैं ना निकाल के। अगर आप खजाने का रेवेन्यू ही नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप टैक्स कलेक्शन को ही नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन इस तरीके से बढ़ाएंगे कि आप जो सेक्टर ऑलरेडी जिनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे थे उन्हीं पे लगाते रहेंगे, उनसे 2 रुपए ले रहे थे आज आप उनसे 4 रुपए ले रहे हैं और इस तरीके से टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे। आपका रिटेल सेक्टर आधे से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड है जो ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी पे टिका हुआ है। तो जब तक कि आप उस रिटेल सेक्टर को डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लेकर आएंगे और आपके एग्रीकल्चर को आप जब तक के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लेकर आएंगे तो आप मुझे ये बताएं ना कि आप अपना टैक्स बेस बगैर बढ़ाए और एक ही सेक्टर पे टैक्स लगा के कलेक्शन बढ़ा के कौन सा तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल जलाल साहब, कलेक्शन चले मैं जलाल साहब से इस पे आखिरी कमेंट ले लूंगा सर, फिर मैं जो है वो गुफ्तगू को जो है वो यहाँ पर वाइंड अप करूंगा। जलाल साहब बताइएगा सर, बात दोबारा घूम फिर के मंशूर पर आ गई, दोबारा शहरों साहब ने आपकी मंशूर का जिक्र कर दिया सर, और मेरी नजर में सर वो सियासी जमातें सियासी ख्वारियां काटती हैं जो कि अपने मंशूर पर अमल दरामद ना करें। अब आज सुन ले मेरी, हमने मंशूर से हट के कौन सा काम किया मेरे भाई? 4 काम तो उन्होंने गिनवा दिए शहरों साहब ने सर। अभी सुनेंगे सर, जो आपने टैक्स की बात की है ना, भाई कहते हैं कि टैक्स उसी टैक्स पेयर को बढ़ाते गए टैक्स। मैं फूड के बिजनेस से रिलेटेड मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे 5 फास्ट फूड्स हैं जी, ठीक है। मेरे ऊपर सेल्स टैक्स था, आपको पता है कितने परसेंट? 2018 में सेल्स टैक्स
मोहम्मद अली साहब आप बताएं ना, थोड़ा सा जवाब आप भी दें। आप मुझे मैं तो सवाल करने बैठा हूँ आर्टिकल 19 के तहत सर। मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ना सर, वरना मैं कॉल पे आ जाता हूँ, आप स्टूडियो में आके बैठ जाए मेरी जगह पे। नहीं आप भाई हमारे देखें, जो हमारा टैक्स था जो 12.5% और 17.5% जो हम सेल्स टैक्स फूड के ऊपर ले रहे थे, वो इस वक्त हम 7.5% चार्ज कर रहे हैं कस्टमर को। सही, आप इससे अंदाजा करें ये कम हुआ है या ज्यादा हुआ है ब्रदर? फास्ट फूड और रेस्टोरेंट की भीड़ जो है वो कह रहे कल तक 2 रुपए थे जहां पर, वहां आज 4 रुपए लिख दिए गए हैं। 17 रुपए थे भाईजान, 17.5 रुपए थे। तो मतलब आप इसलिए खुश है सर कि आपके कारोबार को मराहत मिल गई, जिनको नहीं मिली वो सोगी मनाएंगे ना। अच्छा देखे ना, अब मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ ना कि भाईजान आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम इंशाल्लाह हर चीज को फ्रेम अप कर रहे हैं। जहां तक रही बात उन्होंने प्राइस कंट्रोल करने की, वो बहुत अच्छी चीज है, हम उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं। अच्छा। पेप्का के साथ हमारी डील तकरीबन कंप्लीट हो गई है और हम ये पूरे मुल्क के लिए कर रहे हैं। अच्छा। ना सिर्फ फेडरल के लिए, हम पूरे मुल्क के लिए। देखें, एक तो होती है शॉर्टेज, जब शॉर्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली उस चीज की प्राइस ऊपर जाएगी। एक होती है आप उसको कंट्रोल करें। जलाल साहब ये टॉपिक इतना बड़ा है सर, और गुफ्तगू के लिए वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। आपसे ये कमिटमेंट है सर कि ऐसी टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीक में भी प्रोग्राम करूंगा, आपको मदऊ करूंगा, मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हो गया है। महंगाई बढ़ रही है 100%। अगर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम हैं, अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन अगर खामोशी है तो तनकीद जायज है। खुदारा इस पर ध्यान दें, कबल इसके के हालात जो हैं वो काबू से बाहर चले जाएं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।